हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर स्वागत है आपका चरण कोचिंग क्लासेस में। इसमें हम राजनीति पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम पिछले 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। चारों वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम ये 5वां पार्ट है और 5वें पार्ट में हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 1833 के एक्टों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 वर्षों में भारत आता है या भारत भेजा जाता है कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। तो इस बार भी ये आया है। देखते हैं इसमें क्या क्या खास प्रावधान है। छोटा सा एक्ट है, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो रहेगा। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया। इसमें सबसे पहला मैं पिछले एक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में रिवीजन कराया था और अभी चौथा पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने 1833 के अधिनियम में 10 से 11 पॉइंट पढ़े थे, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इन वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आए आगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया। इसमें सबसे पहला प्रावधान यह किया गया कि ब्रिटिश संसद को, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुरूप भारत का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। हाथ में लेना मतलब अपने आधिपत्य में लेना या अधिकार में लेना। मतलब ब्रिटिश संसद चाहे तो कभी भी कंपनी, अभी तक क्या था देखिए, समझिए 2 मिनट। अभी तक क्या था कि भारत में व्यापार कौन कर रहा था। 1833 और 1813 तक कह सकते हैं, 13 तक व्यापार भी कंपनी कर रही थी और शासन भी कंपनी कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1833 में व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया और कंपनी का काम क्या रह गया, सिर्फ मतलब अपना शासन करना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, कंपनी का काम रह गया। उसके बाद क्या हुआ, 1853 में अभी बोल रहे हैं, मतलब अभी कहा गया कंपनी से कि जब ब्रिटिश संसद चाहे उसकी इच्छा के अनुरूप भारत का शासन अपने आधिपत्य में ले सकती है या अपने हाथों में वह ले सकती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अगला चार्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चार्टर के लिए 20 वर्ष चाहिए और 20 वर्षों, इसमें ये कहा ही नहीं गया कंपनी से कि तुम्हारा शासन या राजनीतिक या व्यापारिक एकाधिकार जो भी था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। पिछले चार्टर एक्टों में कहा गया था कि तुम्हारा राजनीतिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कही गई। जब भी इच्छा होगी ब्रिटिश संसद की, तब वह अपने हाथ में भारत का शासन ले लेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान था। एक ओर से गुलामी की ओर भारत, 1857-58 में हम गुलाम हो जाएंगे। तो उसी दृष्टिकोण से पढ़िए जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भूलेंगे नहीं आप, सब कुछ आपको समझ आएगा। लाइन टू लाइन पढ़िए और मैंने पहले बताया है, चीज़ों को कंपेयर करके पढ़िए। मतलब पिछला एक्ट रखिए और अगला एक्ट, दोनों में क्या बदलाव हुए, सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है भाई, तो अगले की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट की। पहला पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां जो थी, मतलब महत्वपूर्ण पदों, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं, मतलब भर्ती है एक प्रकार से, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया। मतलब कंपनी के जो बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े या कुछ भी जो आज के समय में ले लो, सीईओ वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता उन बारे में, मतलब सीईओ के बारे में। ठीक है, तो बड़े बड़े पद थे जो कंपनी के, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की, जैसे आज चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस प्रकार से भरने का प्रावधान किया गया। और इसके लिए, इस प्रावधान की जांच के लिए 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मैकाले याद है? मैकाले वही सदस्य विधि विशेषज्ञ जिसे 1833 में कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था, वही सदस्य मैकाले। ठीक है, तो मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में एक कमेटी का या एक
समिति का गठन किया गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, क्लियर है। अगला पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को, देखो 2 काम होते हैं, एक विधायी मतलब कानून बनाना और एक शासन करना। जैसे आज के समय में ले लीजिए कि विधायिका और कार्यपालिका है ना, 2 चीज। आज भी आगे चल के हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे, अभी तो संविधान स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी बना ही नहीं है। ठीक है, तो एक विधायिका एक कार्यपालिका होती, इसी प्रकार उनके भी प्रशासनिक कार्य और विधायी मतलब जो विधायी कार्य थे, कानून से संबंधित जो कार्य थे, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। 1853 में गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, बिल्कुल 3 स्टार लगा लीजिए आप, तो वेरी 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 IMP है 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 3 स्टार। क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद, क्या कह रहा हूं, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 1 + 4 + 6, 1 मतलब गवर्नर जनरल, 4 मतलब जो उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, और 6 अन्य सदस्य, कोई भी अन्य सदस्य जो गवर्नर जनरल द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, वो जिसको चाहे बुला सकता है, तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार की केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, मतलब 1 + 4 + 6 की व्यवस्था जमाई गई। और इसी अधिनियम से, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसी अधिनियम या इसी प्लान के कारण भारत में संसदीय अवधारणा का प्रारंभ हुआ। तो बहुत बार पूछा गया है पेपरों में कि भारत में संसदीय अवधारणा का प्रारंभ कहाँ से या कब से हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1853 के अधिनियम से हुआ। 1853 के अधिनियम से संसदीय अवधारणा का प्रारंभ हुआ भारत में। उसके बाद ठीक है, इसमें ये छोटा सा एक्ट था, इसमें सिर्फ 4 प्रावधान थे, 4 से 5 जो हमने जान लिए हैं। समझ नहीं आया हो, समझ आए हो बताइए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं 1858 के अधिनियम की। तो उसके लिए 1 मिनट स्लाइड चेंज करते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम की, जो कि 1853 के चार्टर एक्ट के जस्ट बाद आया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही भारत को लाभ होगा। ठीक है, तो 1858 का अधिनियम जो 1853 के बाद 5 सालों में ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 1853 में 20 सालों तक कंपनी को कोई भी कंपनी से वादा नहीं किया था कि 20 सालों तक हम आपको ये अधिकार देते हैं, कुछ भी नहीं कहा, बताया आपको। और उल्टा ये कह दिया था कि जब इच्छा होगी ब्रिटिश संसद की, तब कंपनी के हाथ से अपना शासन, मतलब भारत का शासन लेकर अपने हाथ से अपने आधिपत्य में कर लेंगे। मतलब कंपनी से किसी भी समय भारत का शासन लिया जा सकता है, ये कह दिया गया था पिछले, अब भी जाना इसके पीछे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया कि भारत का शासन लेने की वो घोषणा कर देंगे। ठीक है, कि भारत का शासन अब ब्रिटिश संसद के द्वारा सीधा चलाया जाएगा। तो आइए 1858 के भारत सरकार अधिनियम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें सबसे पहली बात याद रखने, पहले तो इसमें थोड़े से फैक्ट हैं। सबसे पहली बात याद रखने लायक है कि इसको प्रस्तुत किसने किया था, अर्थात इसको प्रेजेंट किसने किया था। इसको प्रेजेंट किया था लॉर्ड स्टैनली ने। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 के अधिनियम को प्रेजेंट किसने या प्रस्तुत किसने किया था, तो इसको किया था लॉर्ड स्टैनली। किसने? लॉर्ड स्टैनली ने किया था इसको प्रेजेंट। इसको जब ये आया, इसको लाया गया भारत, तो इसकी घोषणा कहाँ की गई? तो अधिकतर लोग सोचते हैं या तो बंगाल में की गई हो या दिल्ली में की गई हो, दोनों जगह से और कहीं था ही नहीं केंद्र। तो इसकी घोषणा जो है इलाहाबाद में शाही दरबार लगवा कर 1 नवंबर 1958 को की। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलाहाबाद में घोषणा हुई है। ठीक है,
इसकी घोषणा कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में शाही दरबार लगाकर 1 नवंबर 1958 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा भारत किसके समय गुलाम हुआ था? तो गुलाम हुआ था महारानी विक्टोरिया के समय। तो महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। महारानी विक्टोरिया कब से कब तक अपने पद पर रही? तो महारानी विक्टोरिया 1837 से लेकर 1901 तक इंग्लैंड की महारानी रही या ब्रिटेन की महारानी रही। ठीक है। भारत इन्हीं के समय गुलाम हुआ 1858 में। तो भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में लेने की घोषणा कहाँ की? तो इसकी घोषणा की इलाहाबाद में शाही दरबार लगाकर 1 नवंबर 1858 को इसी घोषणा की। ठीक है। ये हो गए अपना थोड़े से फैक्ट। इसमें अब सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? इसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। अर्थात मैंने अभी भी बताया जस्ट कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन या महारानी कह सकते हैं, महारानी के हाथों में सौंप दिया गया कि ये संभालो आप भारत। ठीक है। कुल मिलाकर भारत का शासन अब कहाँ से चलेगा? तो भारत का शासन अब इंग्लैंड से चलेगा या ब्रिटेन से चलेगा। इसके लिए शासन को चलाने के लिए क्या किया गया? 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद कहा गया। भारत के शासन को ब्रिटेन से चलाने के लिए व्यक्ति तो चाहिए ना। ब्रिटेन से चलाने के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल से चयनित किए जाते थे। मतलब कि 8 सदस्य भैया, 15 सदस्य है ना, तो कंपनी से कहा कि 7 सदस्य आप अपने भेज दो और 8 सदस्य हम भेज देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को हिस्सा देना है, क्योंकि एकदम से लिया है उससे। अभी तक उसने शासन किया 1773 से अभी तक, या 1600 से कह सकते हैं, अभी तक उसने शासन किया है। तो एकदम से छीनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, विरोध हो जाएगा। इसलिए उनसे कहा कि आप 7 सदस्य आप रख लीजिए भारत परिषद में और 8 सदस्य हम रख लेते। ठीक है। और भारत परिषद में एक भारत सचिव नियुक्त किया गया। भारत परिषद के साथ साथ एक भारत सचिव नियुक्त किया गया और इन दोनों को मिलाकर ही भारत सरकार का गठन किया गया या गृह सरकार का गठन किया गया। ठीक है। भारत सरकार या गृह सरकार बराबर क्या हो जाएगा? भारत सचिव प्लस भारत परिषद। ठीक है भाई। तो हम भारत सचिव इस पे पहला व्यक्ति कौन था, मतलब जो पहला व्यक्ति कौन था जो भारत सचिव बना? तो उसका नाम है लॉर्ड स्टैनली। जिसने इस बिल को प्रस्तुत किया था वही व्यक्ति भारत सचिव के पद पर पहला व्यक्ति था। ठीक है। मतलब कि प्रथम भारत सचिव कौन हो गया? लॉर्ड स्टैनली हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पहला प्रावधान था जो हमने जाना, और इसी में थोड़ी सी बातें और है अभी जानने के लिए। उसके बाद क्या था कि भारत सचिव जो था अपने कार्यों के लिए, देखो एक मिनट सुन लीजिए, भारत सरकार का गठन किस किस के उसके हुआ, मतलब किस किस से मिलकर बनी? तो भारत सरकार मिलकर बना किससे? भारत सचिव और भारत परिषद से, मतलब 1 भारत सचिव और 15 भारत परिषद। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम व्यक्ति कौन था जो भारत सचिव बना? तो वो था लॉर्ड स्टैनली, और इसी ने बिल को प्रस्तुत किया। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद और नीचे आते हैं तो क्या? भारत सचिव अपने कार्यों के लिए, ये लिखा हुआ है साइड में, भारत सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। समझ रहे हैं? मतलब जवाब किसको देगा? ब्रिटिश संसद को देगा। इसलिए देखो ये जवाब देगा किसको? ब्रिटिश संसद को। और भारत का जो वायसराय होगा, अभी जो बताऊंगा मैं, वायसराय जवाब देगा भारत सचिव को। तो वो तो कुल मिलाकर ब्रिटिश संसद शासन चला रही है, मतलब पूरा नियंत्रण किसका है? ब्रिटिश संसद का। ठीक है भाई। तो ये पहला प्रावधान था, थोड़ा सा लंबा है पर ठीक है।
पहला प्रावधान था। इसमें दूसरा प्रावधान क्या किया गया, इसमें दूसरा प्रावधान किया गया कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के बाद। 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मतलब 1857 की क्रांति का क्या किया, नेतृत्व किया। पकड़ा गए, उनको पकड़ लिया गया, मतलब उनको पकड़ लिया गया और पकड़ कर बंदी बनाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। इसी पर एक बहुत खूबसूरत गाना भी बना है, आप सुन लीजिएगा। या वो है मेरे मतलब मैं गाना बता रहा हूँ, मेरे पिया गए रंगून, सुना होगा आपने, नहीं तो सुन लीजिएगा, ठीक है। सेकंड प्रावधान हो गया इसमें क्या कि मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1857 की बात है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। अगला इसमें किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद है 1784 मैंने पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा पिट्स की द्वैत शासन प्रणाली भी समाप्त हो गई। समझ रहे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया 1958 में, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शासन तो सीधा कहाँ से चल रहा था, ब्रिटेन से। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब शासन वहां से चल रहा है तो कंपनी के नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है ब्रिटिश संसद को, इसलिए उन्हें समाप्त कर दिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद तीन प्रावधान हो चुके हैं। पहला क्या हमने जाना कि भारत सरकार का गठन, दूसरा हमने जाना मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया, तीसरा हमने जाना क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया। चौथा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, याद है अभी पिछले में ही पढ़ा था, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। मतलब गवर्नर बदल कर क्या हो गया, वायसराय हो गया, गवर्नर का पद वायसराय में बदल गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग था। और कैनिंग 1858 के अधिनियम पारित होते ही गवर्नर जनरल से वायसराय बन गए। एक बार फिर से सुनिए, मतलब 1858 में इस अधिनियम के घोषणा होने तक गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे, और इस अधिनियम की घोषणा होते ही वह वायसराय बन गए। रटने की जरूरत नहीं है, भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें किए गए। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हमने जाना 1858 के अधिनियम के बारे में। इसके बाद हम 1861 के अधिनियम की चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि भारत का नियंत्रण कहाँ चला गया है, ब्रिटिश संसद में चला गया है। आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसमें हमने 5 पॉइंट को पढ़ा। सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि ये प्रेजेंट, देखिए मेरे साथ आप दोहराइए, 1858 के अधिनियम के बारे में। इसको प्रस्तुत या प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड स्टेनली के द्वारा। इसकी घोषणा कहाँ की गई, तो इलाहाबाद में शाही दरबार लगवाकर 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। भारत का, और तीसरा पॉइंट क्या, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, ठीक है। 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत सरकार या गृह सरकार का गठन किया गया, जिसमें 1 भारत सचिव को और 15 भारत परिषद के सदस्यों को रखा गया। पहला भारत सचिव, मतलब भारत सचिव बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड स्टेनली था। उसके बाद हमने जाना कि भारत सचिव जो था किसके प्रति उत्तरदायी था, तो वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था अपने कार्यों के लिए, ठीक है। मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत का प्रथम मतलब गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया, और इस पद पर प्रथम व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। मतलब भारत के प्रथम भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे।
तो ठीक है, इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं इसके बाद के एक्ट की 1861 के